पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर से विपक्षी गोलबंदी करने की कोशिश कर रही हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखिए, ममता बनर्जी जी भानुमति का कुनवा तैयार करना चाहती हैं। विपक्ष चलनी की तरह है जिसमें 100 छेद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव पर ये एक ऐसी संस्था है जिसमें विरोध की राजनीति नहीं चलती है और सर्वानुमति ही चलती है। विपक्ष किसी भी रचनात्मक पहल की जगह पहले ही विरोध का स्वर गुंजा रही है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का पूरा दिमाग एक विरोध की राजनीति तक सिमट गया है और विध्वंस की राजनीति तक सिमट गया है। पहले विपक्ष के बीच मानसिक, वैचारिक और संगठनात्मक एकता स्थापित हो, जो असंभव है। यह महत्वाकांक्षियों का एक कुनवा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता जी का प्रयास वैसा ही प्रयास है जैसे बालू से तेल निकालना। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की विकल्प बनना चाहती है? क्योंकि जिस तरीके से कवायद काफ़ी दिनों से वो कर रही हैं, चाहे संसद की कार्रवाई चल रही हो तब और अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विकल्प बनना चाहती हैं। देखिए, ममता और राहुल के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है कि इस देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वंशवादी राजनीति से है। जो ममता बनर्जी एक वैकल्पिक राजनीति देने की बात कर रही थी, वो ममता बनर्जी स्वयं वंशवाद के अमरवेल को आगे बढ़ा रही है। जब तक राजनीति में ये दलें इस वंशवाद के अमरवेल का सहारा लेती रहेंगी, तब तक उनके बीच कोई सर्वानुमति, उनके बीच कोई आपस की समझ नहीं विकसित हो सकती है। क्योंकि यहाँ अभिषेक बनर्जी हैं, वहाँ राहुल गांधी हैं, वहाँ अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं। ये सभी वंशवाद की राजनीति के जनक हैं, उसके ही पैदाइश हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी प्रयास जो ममता बनर्जी का है, वह प्रयास आया राम गया राम की तरह है। सभी नेताओं को बुलाकर बैठक करने की कोशिश कर रही हैं, बैठक करेंगे भी, लेकिन पहले ही टीआरएस हो या आप हो या बीजेडी हो, उसने इस बैठक से और ममता बनर्जी के बुलावे से इनकार कर दिया। बैठक में हिस्सा नहीं लेगी पार्टी। देखिए, ममता बनर्जी कभी भी विपक्ष की राजनीति की ध्रुव नहीं हो सकती हैं। ममता बनर्जी का जो व्यवहार है, संविधान पर जिस प्रकार से हमला करती रही हैं, देश में जो उनकी अलोकप्रियता है, स्वयं पश्चिम बंगाल में उनकी ज़मीन खिसक रही है। इससे ममता बनर्जी जी इस गलतफहमी में जी रही हैं कि वे विपक्ष की सरताज बनेगी। विपक्ष में ऐसे दर्जनों लोग हैं जो इस ख्वाब में हैं कि विपक्ष के सर्वानुमति से नेता बने। उस दलदल में जहाँ हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मेढक की तरह एक दूसरे को बाल्टी में नीचे पैर खींच रहा है, वहाँ पर एकता की बात करना, विपक्ष के में एकजुटता की बात करना एक कल्पना की तरह लगता है। एक तरफ ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या उनके बड़े नेता हों, कार्यकर्ता हों, सत्याग्रह कर रहे हैं सड़क पर। देखिए, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यहाँ गलत होगा। सत्याग्रह सत्य को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह उस गांधी ने शुरू किया था और इस गांधी ने झूठ को स्थापित करने के लिए झूठाग्रह है। चोरी और सीना चोरी जो हम लोग सुनते हैं, उसका प्रत्यक्ष और सबसे सहज, सुंदर, सरल उदाहरण है कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार ये मानकर चलती है कि भ्रष्टाचार करना उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार है और उनकी भ्रष्टाचार पर जो सवाल खड़ा करेगा वह तानाशाह कहा जाएगा। कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के समर्थन में आकर यह दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार उसके लिए नैतिकता के दायरे में आता है और भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार केंद्र की डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी के साथ ऐसा कर रही है। देखिए, कभी कभी कांग्रेस के लोग बहुत हास्यास्पद बातें करते हैं। जिस पार्टी के पास 4 कार्यकर्ता ना हो, जिस पार्टी के पास मात्र साइन बोर्ड बचा हुआ हो, संगठन नाम की चीज़ नहीं हो, वह पार्टी ऐसे ही कह रही है जैसे कभी कभी गीदड़ हाथी को कहता है कि हाथी हमसे डर गया। तो अगर बात करें जो दंगा फसाद हुआ वो पिछले शुक्रवार को, उसको लेकर के खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अब तमाम वामपंथी संगठन और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और चिट्ठी भी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि सुगो मोटो ले एक्शन जो यूपी में हुआ है। देखिए, सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। वो लोकतंत्र को समृद्ध नहीं करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है। जिन लोगों ने सड़कों पर आकर पत्थर फेंकने का काम किया, जिन लोगों ने संपत्ति को जलाने का काम किया,
तो विरोध सरकार से थी कि सार्वजनिक संपत्ति से थी? जब आप सार्वजनिक संपत्ति को जलाएंगे और पत्थर फेंकेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, एक सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों को ये संदेश चला गया है और ये संदेश दे दिया गया है, यदि आप संविधान को अपने हाथ में लेंगे, कानून और व्यवस्था के साथ खेलेंगे, तो राज्य आपके साथ सख्त कार्रवाई करेगी। तमाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो जज हैं, वो कुछ वकीलों ने भी चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को कि सुगो मोटो लिया जाए। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हर व्यक्ति घटनाओं को अपनी तरह से व्याख्या करता है। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वैशिष्ट है, जिसमें अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी है कि लोग अपने तरीके से राज्य की कार्रवाई को की व्याख्या कर रहे हैं, उनको व्याख्या करने का अधिकार है। लेकिन वे देश को यह भी बताएं कि सरकारी संपत्ति को जलाने वाले और शुक्रवार को पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, उनकी नीयत क्या है, और ऐसा करके क्या उन्हें नैतिक समर्थन वे कर रहे हैं। ऐसी ताकतों को हतोत्साहित करने की जगह, ऐसे ताकतों को संदेश देने की जगह, ऐसे लोग जो पत्र लिख रहे हैं और सर्वोच्च दस्तक दे रहे हैं, वे मूल रूप से ऐसी देश और विदेश में बैठी हुई ताकतें जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं, सांप्रदायिकता की आग लगाना चाहती हैं और इस देश में एक अल्पसंख्यक वीटो के नाम पर राज करना चाहती हैं, उनके पीछे को एक तरह से नैतिक समर्थन दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।